लेट मी स्टार्ट द क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में जो बातें हम लोग शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्स, आयनिक बॉन्ड, सॉल्युबिलिटी, फजान्स रूल, कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर लिया है। इवन वी हैव डिस्कस वीबीटी। वीबीटी के अलावा हम लोगों ने वीबीटी की एप्लीकेशन, वीएससीपीआर की एप्लीकेशन, और अब जो हम लोग मूव करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, बॉन्ड एंगल। बेटा एक वीडियो दी थी मैंने तुझे कल, वो हो गई जो घर पे करने के लिए दी थी वीएससीपीआर। फिर नहीं आएगा आज, फिर घूम जाएगा बेटा। और हाइब्रिडाइजेशन वाली तो कोशिश करके देख ले, लेकिन जब दी थी तो वो काम हो जाना चाहिए था यार। अक्सर जैन तुम क्या कर रहे हो बेटा, तुम लगातार जो है ना ऑनलाइन शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मत करो बेटा, ऑफलाइन आओ। आज शाम को ऑफलाइन आ मेरे पास, ठीक है। तू थर्सडे भी ऑनलाइन चल रहा है, सैटरडे संडे भी ऑनलाइन चल रहा है, ये ठीक बात नहीं है बच्चे, है ना। ऑफलाइन आना शुरू कर बच्चा, कोई भी रीजन हो, स्कूल में पेपर है, ये है वो है, कुछ भी हो, आप जो है ऑफलाइन को ही फॉलो करिए, यही असली मंत्र है। देखो ज़रा ध्यान से, पुरानी बातों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में जनरली 5-6 हाइब्रिडाइजेशन आपको सिखाई जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन है एसपी। एसपी में आप लोग जेड की वैल्यू को कितना काउंट करके चलते हैं बेटा, 2। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल की प्रेजेंस होगी। पहला जो ऑर्बिटल होगा उसका नाम क्या होगा बेटा, एस, और दूसरा जो ऑर्बिटल होगा दैट में भी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, कुछ भी हो सकता है, आप मानकर चलें अभी फिलहाल पी एक्स। अगर यही sp2 है तो एक s होगा और p के कितने होंगे, 2, और वो 2 कौन कौन से होंगे बेटा, ओजस, px और py। अगर ये sp3 है तो ये s होगा, ये px होगा, py होगा, pz होगा। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया। अगर ये sp3d है तो ये s होगा, px होगा, py होगा, pz होगा, और अगला जो d का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है पहले, वो कौन सा इन्वॉल्व होता है बेटा, dz स्क्वायर। कौन सा, dz स्क्वायर। बाई डी के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो जो पहले एक्सियल बॉन्ड बनाता है, या मैं बोलूँ पहला जो बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा बेटा, डी जेड स्क्वायर से। उसका रीजन भी है, अप्रोचेबल एक्सिस होती है डी जेड, ठीक है ना। डी जेड स्क्वायर इज द अप्रोचेबल एक्सिस। चलिए अब मैं आगे मूव करता हूँ। ध्यान से, आराम से, बिना कष्ट के इसको पढ़ना शुरू करें। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को सीखें प्यारे बच्चों। कहानी शुरू हो रही है यहाँ, sp3d, sp3, sp2, sp खत्म हो गया। बात करें sp3d2। अच्छा, sp3d2 की कहानी कुछ ऐसी है प्यारे बच्चों। ये कहता है कि यहाँ पर ये s है, ये px है, py है, pz है, तीनों p यूज़ कर ली, और 2 यूज़ करने तो पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। आप इसको पलट के भी लिख सकते थे, dz स्क्वायर और दूसरा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरीके से कंपोजिशन को आपको यूज़ करना चाहिए। मैंने माना कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्बिटल है जो है sp3d3। sp3d3 के अंदर s तो ऑब्वियस इन्वॉल्व है, p3 है तो ऑब्वियस है px भी होगा, py भी होगा, pz भी होगा, और d3 के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहेंगे इसके अंदर। एक रहेगा हमारे पास कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक रहेगा एक्स वाई, और एक कौन सा रहेगा कौन सा, जेड स्क्वायर, ठीक है ना। लिखा नहीं है मैंने। अभी ये गेम समझ में आया कि नहीं आया, मतलब पहले तो बेटा दोनों एक्सिस ही क्या करेंगे बेटा जी, बॉन्ड बनाएंगे, राइट। तो ये बेसिक सी बात थी जो मुझे मतलब ऐसे ही पढ़ाना था, ऐसे समझ के चलो। सी, आर यू एबल टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला जेड। सर जेड कैसे निकालेंगे सर, या तो सिग्मा प्लस लॉन पेयर से निकालो, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज माइनस प्लस चार्ज डिवाइडेड बाई 2। यस और नो। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज माइनस प्लस चार्ज डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ जेड, राइट। ये क्या हो जाता था, जेड हो जाता था। अच्छा, जेड में दुनिया भर की बातें आप लोगों ने सीखी थी, जिनमें पहली शेप क्या थी बेटा, लीनियर। लीनियर में पाए जाने वाला एंगल कितना था, 180। दूसरी शेप क्या थी बेटा जी, ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल कितना पाया जाता था बेटा, 120। इसके बाद तीसरी शेप क्या थी, टेट्राहाइडल, और टेट्राहाइडल में पाई जाने वाली शेप क्या थी बेटा, 109।
कितना है 109। और अगर मैं बात करूं स्क्वायर प्लेनर की, फिर इसके बाद की आपने टीबीपी पढ़ लिया था मुझसे, इसमें इन दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा है तो कितना मिलेगा 180, और इन दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा है तो कितना मिलेगा बेटा जी 120। इसके बाद फिर आप लोगों ने ऑक्ट्राहाइडल पढ़ ली थी, वहाँ एंगल के बारे में पूरी नॉलेज थी। इसके अलावा फिर आप लोगों ने पढ़ लिया था पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बोलो गेम याद है, भूल गए आप लोग? आप कहोगे सर बिल्कुल याद है। और इसके बाद हम लोगों ने 8th में भी पढ़ लिया था एंटी प्रिज्मेटिक और डोडेकाहेड्रन। चलिए मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि ये बेसिक और फंडामेंटल बातें तुम्हें क्लियर है। लेट्स मूव टू, नहीं इसमें कन्वेंशनली बोला गया ना कि dz स्क्वायर को पहले लो। चलिए इधर आएंगे भाई सभी बच्चे इधर समझने की कोशिश कर। अमितोज ध्यान से चीज़ों को समझने की। अब क्या नाम है? अक्षज, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? अक्षज, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अक्षज जैन सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए बेटा जी। ऑफलाइन चाहिए मुझे तुम नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? या इवनिंग में ही आप 5:30 ऑफलाइन आओ। तो आज की जो कहानी शुरू हो रही है ना बेटा, उसका नाम है बॉन्ड एंगल। क्या नाम है उसका? बॉन्ड एंगल। बहुत आराम से सीखेंगे, खतरनाक लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, राइट? बस आप लोग ध्यान यहाँ पर बोर्ड पर लगाए रखें, बाकी काम मेरा होगा। बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को आपको सिखा दूंगा। टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ बेटा जी। एक टर्म जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। अच्छा, जो ये बॉन्ड एंगल है, पहली बात तो इसके बारे में समझ लो। बॉन्ड एंगल नाम से पता लग रहा है ये एंगल बिटवीन बॉन्ड्स है, ये एंगल बिटवीन लॉन पेयर नहीं है। क्योंकि आइडियली लॉन पेयर का कोई एंगल नहीं होता। वो जस्ट लॉन पेयर का कोई भी एंगल नहीं होता। जो एंगल है तो किसका है बेटा? बॉन्ड का है। जैसे सवाल के तौर पर मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये भी क्या है बेटा? बी है। तो इनके बीच का जो एंगल है, इस एंगल का नाम क्या होगा? बॉन्ड एंगल। इसका नाम क्या होगा बेटा अनन्या? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल का मतलब हो गया द एंगल बिटवीन द बॉन्ड। द एंगल बिटवीन द बॉन्ड इज नथिंग बट बॉन्ड एंगल। गॉट इट? अब सर बात तो समझ में आ गई सर, लेकिन बॉन्ड एंगल कैसे निकलता है? मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ। क्या? यही एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ कि जो बॉन्ड एंगल है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? बॉन्ड एंगल। मैं ट्रिक दे रहा हूँ, लेकिन ये ट्रिक है, आप जब ज्योमेट्री बनाओगे, शेप बनाओगे, लॉन पेयर आ गए, तब ये बातें बिगड़ जाती हैं, ठीक है ना? फिर मान लो फिर चीज़ें जो हैं बिगड़ जाती हैं, क्योंकि आप लोगों ने VSCPR पढ़ लिया है, हम लोगों ने एंगल वहाँ भी डिस्कस कर लिया था, राइट? लेकिन अभी बेसिक और फंडामेंटल बातों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से इसको देखो, समझने की। तो भैया पहला स्टेप बॉन्ड एंगल निकालने के लिए इधर आएंगे भाई सभी बालक। यहाँ है ये स्टेप नंबर 1। बेटा तुम्हारा नाम है स्टेप 1। बहुत बढ़िया, आराम से सीखेंगे भैया। किसी ने सीख रखा हो तो बस 15 मिनट का समय दो, सारी पिक्चर बदल दूंगा तुम्हारी, ठीक है? बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इसका नाम है स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपको काम है कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। आप जो सेंट्रल एटम आपको दिया हुआ है, जैसे इसमें ए था, इसकी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करें। और मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3, या हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उस केस में आप थोड़ा सा अपना माथा ठीक रखना। और आपको पता है ये बात थी बेटा लीनियर की, तो ये एंगल कितना पाया जाएगा भैया? 180 डिग्री। ये बात थी ट्राइगोनल प्लेनर की, तो इसका एंगल कितना पाया जाएगा? 120। ये बात थी टेट्राहेड्रल की, इसका एंगल कितना पाया जाएगा? 109 डिग्री। अब साफ पता लग रहा है कि एंगल का ऑर्डर क्या है। ये तरीका बेस्ट तरीका है कि अगर आप शेप, आप ज्योमेट्री बनाने में सक्षम हैं, तो इससे अच्छा तरीका कोई है ही नहीं एंगल निकालने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं कि वहाँ पर शेप बनाना बहुत टिपिकल हो जाता है, या इंस्टेंट दिमाग काम नहीं कर रहा। तो एक ट्रिक आपको दे रहा हूँ कि जितना एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा एंगल होगा। एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि एसपी के अंदर एस करेक्टर कितना है बेटा जी? 50%, जबकि sp2 के अंदर यही करेक्टर कितना है? 33.3%। और sp3 के अंदर यही एंगल कितना है बेटा जी? यही परसेंटेज कितना है आपका? 25%। बोलो शब्द क्लियर है, भावनाएं क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने माना कि ये बात आपको समझ में आ गई कि कल को आपको 4 एलिमेंट 3 एलिमेंट दिए हों
और उनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट और यू कैन ईजिली जज और यू कैन ईजिली अरेंज देयर बॉन्ड एंगल। आप उनके बॉन्ड एंगल को आराम से अरेंज कर सकते हो, जज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आने वाली। चलो मैं मान लेता हूँ कि जब मुझे नहीं आ रही तो तुम्हें भी नहीं आएगी। अब इसका पॉइंट चल लेते हैं भैया, स्टेप नंबर 2। बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा भैया प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टास्क है। इधर सुनेंगे भाई सभी बच्चे। कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम कैलकुलेट किया और वही डिफरेंट आ गई, आपने आंसर बता दिया। मैं क्या कह रहा हूं, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम आर सेम, अगर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या मिल जाए तुम्हें, सेम मिल जाए, 2 एलिमेंट थे 3 एलिमेंट थे, तीनों की सेम आ गई। अब देन द वन विच हैज मोर नंबर ऑफ लॉन पेयर, जिसके पास लॉन पेयर ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा बेटा जी, कम मिलेगा। नहीं आई बात समझ में, उसका बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा, कम। थोड़ा फील भी कर लो, देखो ये बॉन्ड एंगल है, ये ए था बीच में, ये बी है, ये बी है, और ऊपर 2 लॉन पेयर है। बात समझना ध्यान से, नहीं आया, ये 2 क्या है बेटा जी, लॉन पेयर है। अब क्या होता है, हम लोगों ने सीखा है VSEPR में कि लॉन पेयर का रिपल्शन क्या रहता है, मैक्सिमम। अब ऐसे थे, ये तुमने लॉन पेयर डाल दिया, लॉन पेयर डाल दिया, अब ये लॉन पेयर आपस में करेंगे, रिपेल कर रहे हैं। जब ये आपस में रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड पेयर आपस में क्या आएंगे, पास। जब पास आएंगे तो एंगल क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। मैं पहली ये बात कह चुका हूं कि बॉन्ड एंगल इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड, नॉट द लॉन पेयर। ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल नहीं हो सकता, ये लॉन पेयर के बीच का एंगल नहीं हो सकता, ये तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच का एंगल है। इसलिए ऊपर से रिपल्शन होने पर नीचे से एंगल पास आ गए। यही रीजन है कि बॉन्ड एंगल क्या हो गया बेटा, घट गया जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ गया। हाँ या ना में जवाब दे दो। ये किताबी ज्ञान, असली ज्ञान। अगर मल्टीपल बॉन्ड बढ़ जाए तब भी लॉन पेयर क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है। याद करो, ये बात तुम्हें लिखवाई हुई है मैंने VSEPR में। जब मैं रिपल्शन पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बोला था लॉन पेयर का रिपल्शन मैक्सिमम होता है, देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर, और उसी के नीचे मैंने लिखा है मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका रिपल्शन क्या मिलेगा, मैक्सिमम। उसका बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा, मिनिमम। अरे गेम समझ में आया कि नहीं आया। तो रिपल्शन क्या मिलेगा, मैक्सिमम, और बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा बेटा जी, मिनिमम। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं यार। मतलब आप इसको ना, मतलब ऐसे ना देखो तो ज़्यादा अच्छा, मतलब ऐसे समझो, बॉन्ड अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड है, ऊपर भी मल्टीपल बॉन्ड नीचे, तो ऑब्वियस है इसको फिर तो आप ऐसे उल्टा लिखो। थोड़ा फील करने की कोशिश करना। एस डबल बॉन्डो, एस को बोल रहा हूँ, ऐसे मान लो कोई एक एटम है, ए है, डबल बॉन्डो, ठीक है। ये O नेगेटिव या OH, ये OH, ऐसे आ गया। यहाँ आएगा एंगल एक्स, ये वाई और ये जेड। अब क्या सीखें सर, देखो मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन मैक्सिमम है तो ये वाला एंगल मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। जबकि मल्टीपल और सिंगल में बीच का होता है तो सर ये उससे कम मिलेगा। और सिंगल में क्या मिलेगा बेटा जी, तुम लोगों को पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, पक्का। तो ये लॉजिकल बातें समझ में आनी चाहिए, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये क्या कर दिया। वो लॉन पेयर रिपेल कर रहे हैं इसलिए बॉन्ड पेयर घट रहा है। यहाँ बॉन्ड पेयर ही रिपेल करेंगे तो बॉन्ड पेयर तो बढ़ेगा, बॉन्ड पेयर क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का भाई, इसमें जो कंफ्यूज हो गया वो कुट गया भाई। अब देखो इस बात को समझ लो, चलो एग्जाम्पल के तरीके से समझो। तुम देख रहे हो मुझे ऐसे अजीब निगाहों से, समझ लो। मैंने बोला भाई तुम्हारे जीवन में आ चुका है कौन, SO2, और तुम्हारे जीवन में आ चुका है SO3। अब मुझे बताइए इसमें Z की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे 6/2 = 3, और यहाँ बोलोगे 6/2 = 3। यहाँ अगर लॉन पेयर की संख्या पूछी जाएगी तो तुम कहोगे 3 - 2 यानी कि 1, और यहाँ लॉन पेयर की संख्या पूछी जाएगी तो तुम क्या बोलोगे सर 0। 3 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, यहाँ 3 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। सर इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन वी आर एट स्टेप नंबर 2। और हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आपको क्या देखना है, लॉन पेयर किसका ज़्यादा है, जिसका लॉन पेयर ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम। बोलो हाँ या ना। जिसका लॉन पेयर ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाना चाहिए, XH कम होना चाहिए। अमितोज ये बात समझ में आ रही है बेटा, उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटेगा। बोलो शब्द क्लियर, भावनाएं क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, माहौल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई दुख दर्द ना हो। एक मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है बेटा, देखो लॉन पेयर में तो एंगल बन ही नहीं सकता ना।
लेकिन मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड में एंगल बन सकता है। तो अगर आपस में कोई ज़्यादा रिपेल कर रहा है तो अपने बीच का एंगल तो बढ़ेगा ना, वही सिखाए। सीखे कि नहीं सीखे, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको सिखा देंगे। तो माना कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही वही है। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने, यही डिसाइड करेगा कि आप कितना अच्छे तरीके से इन सवालों को सॉल्व करोगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 कहता है इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड लॉन पेयर आर सेम, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और नंबर ऑफ लॉन पेयर भी सेम है। अब भाई तुम्हें 3 कंपाउंड दिए, तीनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम थी और नंबर ऑफ लॉन पेयर भी क्या थे बेटा, सेम थे। अब क्या करें जी, फंस जाओगे। अब क्या करें, तो इसका एक सफल उपाय है अपने पास, इसका एक सफल उपाय है अपने पास। क्या, इसका एक सफल उपाय है, आप इसको 2 तरीके से देखें। कितने तरीके से देखें बेटा, 2 तरीके से। पहली बात, अगर तुम्हारा सेंट्रल एटम डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम क्या है बेटा जी, सेम है, तो डेटा क्या होगा। और तुम्हारा सेंट्रल एटम क्या है बेटा जी, सेम है और सराउंडिंग एटम क्या है बेटा जी, डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है नहीं यार, जैसे पानी है, जैसे पानी है और आपका अमोनिया है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो पहला केस बन गया, है ना। लेकिन अगर मैं यही पूछूं OCl2 और OF2, तो सराउंडिंग एटम क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और सेंट्रल एटम क्या हो गया, सेम हो गया। बात आ गई समझ में। चलो इधर देखेंगे भाई सभी बच्चे सुनो। ये कब करना है, जब Z भी सेम आ जाए और लॉन पेयर्स भी क्या आ जाए बेटा जी, सेम आ जाए। उस केस में प्रोग्राम कर देना। तो सर कुछ बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। उस केस में जो बॉन्ड एंगल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देखो हो सकता है आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भूल जाएं, ऐसा हो सकता है कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर जाएं बेटा, भूल जाएं। तो आप क्या काम करें, साइज को याद कर लें कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली और साइज के क्या होता होगा बेटा जी, इनवर्सली। सेंट्रल एटम का साइज क्या होना चाहिए बेटा, कम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। और बात भी सही है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। तो दोनों भी अपने आप में रिलेटेबल डेटा है, राइट। अच्छा, यहाँ तक कोई गड़बड़ होती नहीं है, यहाँ तक कोई गड़बड़ होती नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकालोगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा और साइज से निकालोगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर कभी भी साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में लड़ जाए, अगर साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में लड़ जाए, देन फोकस ऑन साइज। किसकी तरफ फोकस कर जाना आप लोग, साइज की तरफ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसका रीज़न भी, पहले यहाँ आप लोगों को डेटा समझाता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रल एटम सेम आ जाए और सराउंडिंग एटम क्या आ जाए बेटा, डिफरेंट आ जाए, तो जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो मैं नहीं आया समझ में अभी, चलो जिसको नहीं आया थोड़ा फील कर ले भैया, सभी थोड़ा सा फील कर ले। अगर एंगल को आप लोग सीखना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा फील कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को बॉन्ड एंगल समझ में आएगा। भैया तेरा नाम A है, ठीक है, और तेरे साथ जुड़ा हुआ है B, और तेरे साथ जुड़ा हुआ है B, बहुत बढ़िया। बेटा तेरा नाम C है, तेरे साथ जुड़ा हुआ है B, तेरे साथ जुड़ा हुआ है B, बहुत सुंदर। किसी ने बोला क्या इसके अंदर सराउंडिंग एटम सेम है, आप कहोगे बिल्कुल सही है सर। तो जो सेम है उसका कोई योगदान नहीं होता, जो डिफरेंट है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो चलिए अगर 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 बी भी मेरे पास सेम आ गया, बी क्या हो गया बेटा यहाँ पर, सेम हो गया। अब मुद्दा आ गया ए पर और सी पे। मैंने मान लिया, लेट कर लिया, लेट ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से क्या है बेटा, ज़्यादा है, मैंने लेट कर लिया। आप मुझे बताइए अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा या साइज कम है ऐसे समझो, तो क्या होगा, ये जो पहले बॉन्ड कोवलेंट बना होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन सेंट्रलाइज रहे होंगे किसी ज़माने में, तो ये क्या काम करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और खींच खींच के अपने पास बिठा देगा। लेकिन
ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऐसे, और खींच खींच के क्या करेगा, अपने पास बिठा देगा। ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर, ये आपस में क्या करेंगे बेटा, ये रिपेल करेंगे। ये आपस में क्या करेंगे बेटा, रिपल्शन। और जब ये रिपल्शन शो करेंगे तो ऑब्वियस है एंगल क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। हाँ या ना? अरे बोल दे भाई, कोई चीज़ अंदर से रिपेल कर रही है, पास आ गई है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पास है, तो रिपेल करेंगे तो एक दूसरे का एंगल क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? अरे हाँ या ना? तो जब रिपल्शन हुआ तो एंगल क्या हो गया, बढ़ गया एक। और साइज से देख लो यार, अगर साइज छोटा हो जाएगा, साइज क्या होना चाहिए बेटा जी, सेंट्रल एटम का छोटा, तभी बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा। सर जितना छोटा साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे, नज़दीक रहेंगे। अरे हाँ या ना? जितना छोटा साइज रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, नज़दीक, और उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मुद्दा वही है, रिपल्शन पर ही घूमना है। किस पर घूमना है, रिपल्शन। एक बात आपको बतानी है, सुनो, आप इस वाले फैक्टर में हमेशा साइज को डोमिनेटिंग मानकर चलना, केवल एक केस में। किसके केस में, किसके केस में, फ्लोराइड के केस में। अगर फ्लोरीन आ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना, बाकी साइज से आंसर लगा देना, सब सही आएगा। इसका जस्ट अपोजिट कर दूं तो क्या नजर आएगा आपको सर, जब इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे तो ये ए है और ये बी है और ये बी है, ये ए है, और इस बार कौन एटम डिफरेंट करना है, सराउंडिंग। तो इसका मतलब यही डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी की, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ खींच के रखेंगे, तो अपने से दूर ले जाएंगे, तो इस एंगल का क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा, क्योंकि रिपल्शन कम हो गया। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर क्या है बेटा, कम है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उतना दूर दूर नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर रिपल्शन फील करेंगे और एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तुम लोग पल्ले पड़े या नहीं पड़ा? इसके अलावा क्या देख सकते हैं, तो सीधा साइज बता देते हैं। सर जिसका साइज ज़्यादा होगा, जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी दूरी ज़्यादा हो गई, और जब दूरी ज़्यादा हो गई तो रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गया। बोलो गेम समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो यहाँ तक कोई डेटा किसी रिपल्शन साइज ज़्यादा हो गया तो रिपल्शन क्या हो गया बेटा जी, बढ़ गया। साइज ज़्यादा हो गया तो रिपल्शन क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया तो एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो इसका मतलब एंगल क्या हो गया, घट गया। भाई दो फैक्टर आए, कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे पहला फैक्टर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा फैक्टर था साइज। सर पेपर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करें या साइज से? तुम करो साइज से, बचे रहोगे। तुम साइज से करोगे तो बचे रहोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय डिफॉल्ट जजमेंट के लिए देखते रहना कि हाँ भाई ये सही है या गलत है, अदरवाइज आप साइज को फोकस करके चलो। कहीं साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में लड़ जाएं तो साइज इज ऑलवेज डोमिनेटिंग। इस केस के अंदर जनरली हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोराइड वाले केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं, अदरवाइज सभी केसेस में आप लोग साइज से डोमिनेशन फैक्टर खेल सकते हो। ठीक है? अरे पल्ले पड़ा है, नहीं पड़ा? अब देखो पल्ले कब तक नहीं पड़ेगा, जब तक आप सवाल नहीं करोगे। जब तक सवाल नहीं करोगे, जब तक गेम समझ में नहीं आएगा। सवाल करोगे, अटकोगे, कुछ सीखोगे, कुछ हमें सिखाओगे, और उसके बाद चीज़ें जो है दिमाग में फीड हो जाएंगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं वो स्वर्ण अक्षर बात लिखने जा रहा हूँ जो किताबों के अंदर कम है या नहीं है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो और बाकियों से तुरंत अलग हो जाओ। सुनो, ये जो सेंट्रल एटम या टर्मिनल एटम का गेम है, जिसको आप सराउंडिंग एटम कह रहे हैं, ये केवल और केवल तभी वैलिड है, ये पॉइंट तभी वैलिड है, वैलिड ओनली व्हेन सेंट्रल एटम हैव और हैज एट लीस्ट वन लॉन पेयर, यानी कि कम से कम एक लॉन पेयर तो हो। तो सर अगर लॉन पेयर नहीं है तो रूल नहीं लगेगा, मैंने कब कहा? और वाली स्टेटमेंट सुनो, सेंट्रल एटम हैज डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। ये है वो खेल, ये है वो खेल जो सीखना है ना। ही बात समझ में? किसी ने कहा डिफरेंट टाइप ऑफ गेम, समझ में नहीं आया सर। भाई सेंट्रल एटम है, डबल बॉन्ड भी बना रहा है, सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है, तो डिफरेंट हो गए ना। इसमें लॉन पेयर की आवश्यकता नहीं है। नहीं आया समझ में? आया? इसमें लॉन पेयर की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनो, मैंने बोला लॉन पेयर होना बहुत जरूरी है। किसके ऊपर? सेंट्रल एटम के लिए। ये बातें लगाने के लिए। और लॉन पेयर अगर नहीं है, इफ नो लॉन पेयर इज जीरो, मतलब इफ नो लॉन पेयर इज देयर, तो उस केस में कुछ नहीं करना। फिर सभी के बॉन्ड एंगल को क्या कर देना बेटा जी, इक्वेट कर देना। बॉन्ड एंगल ऑफ 1 इज इक्वल टू बॉन्ड एंगल ऑफ 2 इज इक्वल टू बॉन्ड एंगल ऑफ 3 एंड सो ऑन। तो मैं नहीं समझ में आया, अभी घूम गए। एक सेंट्रल एटम से सिंगल 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 सारे सिंगल बनने हैं, तो सेम टाइप ऑफ बॉन्ड बन गए। एक सेंट्रल एटम से लॉन पेयर नहीं बना, लेकिन एक डबल बन गया और एक सिंगल बन गया, तो डिफरेंट। तो डिफरेंट
दोनों किसी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर सारे बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर। फिर सारे बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर। अरे समझ में आया, पल्ले पड़ गया। तो ये डेटा क्लास के प्रत्येक बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक कोई दुख दर्द ना हो। अब मैं खेल खेलने जा रहा हूँ बहुत बड़ा, इसलिए कह रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनना। अगले 1 घंटे तक आपको फुल कॉन्फिडेंट होके अपने दिमाग को बोर्ड पे लगाना होगा, अदरवाइज सीबीएसई का ज्ञान तो मैं अगली 1 स्लाइड में खत्म कर दूंगा, अगली 2-3 स्लाइड में मेंस चलेगा, फिर एडवांस मूव हो जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनना, ठीक है ना। कब तुम्हारे नीचे से, कब तुम्हारे दिमाग के नीचे से बड़ा सवाल निकल जाएगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ईमानदारी से नोट कर लीजिए भाई, बहुत जल्दी से। इसमें ये बात नहीं मिली है आप लोगों को, इसको ध्यान से लिखो, इसको ध्यान से लिखिए। क्या बताऊं बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड का मतलब जैसे बेटा SO2 में, ऐसे मैंने बना दिया है बेसिकली ऐसा कुछ करके, SO3 2 नेगेटिव, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो इस करेक्टर के अंदर आप बोलेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड शो कर रहा है सेंट्रल एटम। एक ही सेंट्रल एटम से डबल भी है, एक ही सेंट्रल एटम से सिंगल भी है। सिखा रहा हूँ, घबराओ मत, तुम्हें हम पे भरोसा है, टेंशन ना लो। बेंट रूल है एक, बेंट रूल बताता है कि परसेंटेज ऑफ S करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आने लगते हैं, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब आएंगे तो अंदर वाली शेल उनको रिपेल करना शुरू कर देती हैं, और रिपल्शन से क्या बढ़ जाता है, एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलो सुनेंगे भैया ध्यान से, ठीक है। देखो मैं एक ही बारे में पूरे डेटा को लाइट की स्पीड से छूमंतर कर दूंगा, लेकिन तरीके से आप लोग बैठे होंगे। तो किसी ने पूछा NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, आपको बस ये बताना है कि स्टेप नंबर 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, Z निकालो सर। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 5, प्लस ऑक्सीजन की वजह से 0, और ये माइनस है तो +1 डिवाइड बाई 2, तो ये 6/2 यानी कि 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई बेटा, sp2। देखो जिन बच्चों ने पहले से नहीं पढ़ा या एक बच्चा नया बैठा हुआ, घबराए ना, आराम से चीज़ों को सीखता रहे, धीरे 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 चीज़ों को सीखता रहे, और समय आने पर चीज़ें बिल्कुल तेरे फेवर में हो जाएंगी। लॉन पेयर कितना हो जाएगा बेटा, 3 - 2, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। Z की वैल्यू देखो जरा, 5, ऑक्सीजन की वजह से 0, और यहाँ एक प्लस है तो क्या करना है बेटा, अरे गलती हो गई, देखो जरा ध्यान से, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp। लॉन पेयर कितना हो गया बेटा जी, 2 - 2 0। आप बताओ, एक sp है और एक क्या है बेटा जी, sp2 है। जब हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है तो सोचने का विषय ही खत्म हो गया ना भाई। बाकी तो बाद में जाएंगे, तो स्टेप नंबर 1 से ही पता लग रहा है कि sp का जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होता है। शब्द समझ में आया अनन्या, डेटा क्लियर, 100% डेटा क्लियर होना चाहिए, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट है किसी बालक को। नेक्स्ट, तुम्हारा नाम है बेटा CO2। चलो Z की वैल्यू निकालते हैं, 4/2 खत्म हो गया भैया sp। लॉन पेयर की संख्या कितनी आ जाएगी, 0। कैसे निकालते हो सर लॉन पेयर, Z माइनस सराउंडिंग एटम। इधर देख, Z माइनस सराउंडिंग एटम, जो साइड के एटम है सेंट्रल एटम को छोड़कर, और जो Z की वैल्यू आई है दोनों को माइनस कर ले, लॉन पेयर आ जाएगा। यहाँ आ जा, तो Z की वैल्यू कैसे निकालेगा सर, 4 + 0 + 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 3, और लॉन पेयर की संख्या कितनी आ गई, 0। यहाँ आ जा, Z इजकल टू कितना आ जाएगा, 4 + 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये तो मोनोवैलेंट एटम है, और मोनोवैलेंट एटम को तो हम लोग लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, अगर ये है तो ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी, 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी, sp3। बेटा तो समझ में आया मैंने क्या बोला, मोनोवैलेंट एटम जब मैं Z की वैल्यू निकालता हूँ तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज माइनस प्लस चार्ज डिवाइड बाई 2 लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया, सेंट्रल एटम यानी कि कार्बन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4। मोनोवैलेंट एटम कौन कौन होते हैं, जो एक बॉन्ड बनाते हैं। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है बेटा जी, आइडियली स्टेट में एक ही बनाता है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको सर, ये 4 हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए प्लस माइनस की वैल्यू क्या मानकर चल रहा है मुझे, 0, डिवाइड बाई 2 कर दी, वैल्यू आ गई 4, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और लॉन पेयर की संख्या कितनी होगी बेटा, 0। देख लॉन पेयर तो सब में 0 है, और हाइब्रिडाइजेशन सबकी क्या मिल रही है बेटा, डिफरेंट मिल रही है, बस खेल खत्म हो चुका है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है,
यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और बता रखा है कि सर जो sp होता है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है देन sp2 देन sp3। बोलो हाँ या ना। डेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए इफेक्टिवली। यहाँ तक कोई दुख दर्द ना हो, आसानी से डेटा क्लियर होना चाहिए। क्या सब डाउट है क्या? तो ये डेटा यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। जरा अगले सवाल से डिफिकल्टी लेवल हम लोग शुरू कर रहे हैं, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। आ जाओ। XCF2 सर XC है ना, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 8 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। और लॉन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp3। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट आ जाओ। ये बताओ जरा सर 8/2 यानी कि 4 हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp। ये आ जाओ 8 + 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 यानी कि sp3d2। अब बच्चा क्या सोचेगा? यहाँ इस करेक्टर मिनिमम है, सबसे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर उसमें। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यही गड़बड़ है। मैंने पहले ही बोला है जब ज्योमेट्री अलग अलग होंगी तो सबसे पहला आपके माथे में दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए कि सर देखो यहाँ लॉन पेयर 3 है सर, यहाँ लॉन पेयर कितना है सर? 1। और यहाँ लॉन पेयर कितना है सर? तो सर जब ज्योमेट्री भी डिफरेंट है, लॉन पेयर भी डिफरेंट है, तो सर हमारा ना स्टेप 1 बनना, ना स्टेप 2 बनना, ना स्टेप 3 बनना, तो एक ही चीज़ बनती है जिसका नाम है VSEPR स्ट्रक्चर थ्योरी। आप इसका स्ट्रक्चर डिफाइंड कर लें। 3 लॉन पेयर के साथ XC कुछ ऐसा दिखता होगा। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, लॉन पेयर है, लॉन पेयर है, लॉन पेयर है। भैया इसका जो एंगल पाया जाएगा वो कितना एंगल पाया जाएगा? 180 डिग्री। क्या इससे ज़्यादा कोई हो सकता है? नहीं। यहाँ आ जाओ। इस केस में अगर मैं दिखाऊंगा तो sp3 कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ एक लॉन पेयर है, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्या इसका नाम आप लोगों ने पिरामिडल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यहाँ आ जाओ। इस केस में लॉन पेयर 2 और sp3d है। आप याद करो XC, ये लॉन पेयर, ये लॉन पेयर, ये डंडे, ये डंडे, ये डंडे, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। आप बताइए क्या ये एंगल 90 नहीं पड़ा? और ये क्योंकि sp3 है तो समहाउ इट इज़ इन बिटवीन 105 107। हाँ या ना? यानी कि वही 100 से ज़्यादा का गेम है और ये 90 है, तो गेम तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। हुआ ना? स्टेप 1 काम आया, ना 2 काम आया, ना 3 काम आया। यहाँ क्या काम आया? VSEPR। यहाँ क्या काम आया बेटा? ना बने तो फिर गलत करके आओगे, 5 नंबर जाएंगे। स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना। बिना स्ट्रक्चर के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग नहीं निकालोगे। और इवन लॉन पेयर भी डिफरेंट हो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह उस केस में शेप बनेगी। पल्ले पड़ा। धीरे धीरे मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी बालक। अब ध्यानपूर्वक सुने भाई। NH4 पॉजिटिव और NH3 और NH2 नेगेटिव, इधर देखेंगे सभी। NH4 पॉजिटिव, NH3 और NH2 नेगेटिव, इधर देखेंगे सभी। बताओ भैया, बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी सर? 5 + 4 -1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। यहाँ देखोगे तो 5 + 3 डिवाइड बाई 2 अगेन इट इज़ 4। इसको देखोगे तो 5 + 2 + 1 डिवाइड बाई 2, ये भी कितना आ जाएगा? 4। सब जब चारों ही 4 4 हैं तो फिर तो ऑब्वियस है ना, लॉन पेयर देख लो। जिसके लॉन पेयर ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। खत्म। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में बोला कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है, Z की वैल्यू सेम आ रही है, तो आप क्या काम करें? समझदारी दिखाएं। और जो Z की वैल्यू सेम आ रही है तो लॉन पेयर देखें। और लॉन पेयर डिफरेंट आ गई है तो जिसके पास लॉन पेयर ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। क्योंकि सीधी सी बात है, ऊपर अगर 2 लॉन पेयर है तो ऊपर से रिपल्शन ज़्यादा, तो नीचे से क्या हो जाएगा? पास आ जाएंगे। पास आ जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दे दो। अरे डेटा क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बालक को? किसी प्रकार की कोई समस्या हो? नहीं होनी चाहिए। आसानी से ये कॉन्सेप्चुअल डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? आपसे पूछा अरेंज द बॉन्ड एंगल, खत्म हो चुका है आंसर। आंसर खत्म हो चुका है। मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन मैक्सिमम, देन मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का, देन सिंगल सिंगल। अरे हाँ या ना? तो मुद्दे की बात क्या होगा सर? X ज़्यादा देन Y देन Z। हाँ या ना में जवाब दे दो। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? रेजर है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है डेटा, शाबाश। आगे मूव करते हैं। नोट करोगे? आगे बढ़ा दूँ थोड़ा स्पीड में? हाँ पूछो। देखो कोऑर्डिनेट
जो बॉन्ड होता है और जो आपका चले आगे। डी जेड स्क्वायर है ना, कैसे बनेगा? जो ऑर्बिटल है जितना आधा ऊपर जाएगा उतना नीचे कर देगा उसको। हाँ रिंग के ही कह रहा हूँ, सारी रिंग प्लस नहीं होती ना, आधी प्लस होती है आधी माइनस होती है। बेटा आप इंटरन्यूक्लियर एक्स मार रहे हो, यहाँ से जेड मार रहे हो, नहीं तो ये जो ओवरलैपिंग है ये पूरी तरीके से ओवरलैप करेगा ही नहीं करेगा। भाई आप अपोजिट एक्सिस पे जा रहे हो, आप अपोजिट एक्सिस पे जाने का मतलब है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, और पाई के लिए दो ओवरलैप होना बहुत जरूरी है। दो कहाँ से करेगा ओवरलैप? सवाल आ चुका है, लो बताओ। OCl2 इसमें सेंट्रल एटम कौन है? अगर O सेंट्रल एटम है तो Z की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? 6 + 2 डिवाइड बाई 2। पिक्चर आ गई 4, लॉन पेयर की संख्या कितनी हो गई बेटा जी? लॉन पेयर की संख्या हो गई 2। यहाँ आ जाओ, यहाँ Z कैसे निकलेगा सर? 7 + 0 + 1 डिवाइड बाई 2। अगेन पिक्चर आ गई 4 और लॉन पेयर की संख्या कितनी हो गई बेटा जी? 2। यहाँ आ जाओ सर, यहाँ आ गई Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 7/2 यानी कि कितनी? 3.5। और क्या होता है बेटा इसमें हम लोग ना 0.5 ऐड नहीं करते। रीज़न क्या है? इसमें माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करते हैं सर? यहाँ तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बावजूद भी क्यों माइनस कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। और ये पढ़ाते हुए भी मैंने बताया था कि जिसका जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना वो क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में घूमता रहता है, डी में लोकलाइज्ड होता रहता है। और जब वैकेंट डी में घूमता है तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो क्या बन जाती है? sp2 बन जाती है, ना कि sp3। ये इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट। और sp2 का एंगल ऑब्वियस है, लगभग इसका एंगल एग्जैक्ट बता दूं 119 होता है। तो 120 के राउंड है ना, कितना है बेटा? 120 के राउंड। और sp2 का हो तो अभी कितना है? 120 के ही राउंड है। ये आ जाओ, यहाँ ये 4 है तो ऑब्वियस है ये कितना हो जाएगा? sp3। और ये कितना है बेटा जी? ये भी कितना है? sp3। अच्छा मुझे एक बात बता, सुन ले, अगर सेंट्रल एटम सेम है, ऐसा तो नहीं है, सेंट्रल एटम क्या है यहाँ? O और यहाँ कौन है? Cl। तो इस केस में हम लोग कौन सा फैक्टर देखते थे? साइज। कौन सा देखते थे? साइज। या मैं कहूँ कौन सा फैक्टर देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बेटा? Cl की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? तुम फिर पलट रहे हो। मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही तो सवाल था। अरे हाँ या ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl और ऑक्सीजन में से देखूंगा तो किसकी ज़्यादा मिलेगी? ऑक्सीजन की। तो गलती कैसे हो रही है? हाँ, सराउंडिंग भी डिफरेंट है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा? तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होना चाहिए वो ये ऐसा होना चाहिए। इसको डिफाइन करो, ऐसा क्यों किया सर ने? देखो यार इसका मेन रीजन क्या है, सुन लो। इसका मेन रीजन है कि यहां जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है ना तो Cl के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है विद 2 लोन पेयर। 1 मिनट में समझ में आ जाएगा गेम, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। और यहां जब बॉन्ड बनता है तो Cl होता है सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम अगर Cl है ना भाई, मजबूरी है कि ऑक्सीजन को आप लोगों को इस तरीके से ही दिखाना पड़ेगा। हाँ या ना में जवाब दो। और किसी बड़े टीचर ने तुम्हें गेम सिखाया है कि मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन ज़्यादा होता है तो एंगल हो गया बढ़ गया। नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना? बाहर वाले लोगों को भी समझ में आ रहा है, तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा? ये बताओ। बाहर से आवाज आ रही है, आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई? पक्का? देखो गेम मजेदार गेम है ना कि सर मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन क्या है सर? ज़्यादा एज कम्पेयर टू सिंगल। यही रीज़न है, यही रीज़न है कि ये दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहा है। बोलो गेम समझ में आया क्या?
यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछे, नहीं होगी, बहुत आसानी से डेटा क्लियर है। अगला देख, NCl3 PCl3 AsCl3 Sb, यार ये एक ही ग्रुप के है ना, और क्या डिफरेंट हो रहा है जरा देख के बता। बाकी आप बच्चागिरी करो। 5 + 3 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8, 4। लॉन पेयर की संख्या कितनी आ गई? 1। यहां भी निकालोगे तो Z कितना आएगा? 4। लॉन पेयर कितना आएगा बेटा? 1। ये भी कितनी वैल्यू आएगी? सेम ही ग्रुप है ना यार। बच्चे बात नहीं प्लीज। अगर ऐसा है तो सर लॉन पेयर 1 आ गया, तो लॉन पेयर तो 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो आप सेंट्रल सराउंडिंग वाला रूल लगा सकते हो। और मैंने पहले बता रखा है कि सेंट्रल एटम का साइज देखो, सराउंडिंग एटम का साइज देखो। केवल फ्लोरीन के केस में क्या देखो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप मुझे बताओ, इसका साइज बताओ, सेंट्रल एटम का टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और या मैं कहूँ साइज बढ़ने से एंगल क्या होगा? कम होगा। सर ये कहाँ बताया आपने? पिछली 2 स्लाइड पे पहुंच जाओ। ये देखो, बॉन्ड एंगल साइज ऑफ सेंट्रल एटम के क्या इनवर्सली? नहीं, पहले वाले में कुछ नहीं, साइज से कर दो। दूसरे में फ्लोरीन का ध्यान रखना बस। इधर आ जाओ बच्चा, बता दे जरा आंसर क्या हो जाएगा? सर जिसका साइज बढ़ा उसका एंगल क्या मिलेगा? कम। नहीं आया समझ में? ये सभी सवाल किसके सवाल है बेटा जी? बॉन्ड एंगल। अरे हाँ या ना? पक्का, यहां तक कोई डाउट नहीं। अगला देखिए भाई, PF3 PCl3 PBr3 PI3। बताओ सर, सारे एक ही ग्रुप के नजर आ रहे हैं मुझे? अच्छा, या तो समझदारी दिखाओ हमारी तरह। आप देखो क्या लॉन पेयर होगा? ऑब्वियस होगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट लॉन पेयर होगा ही होगा। लेकिन फिर भी आप किसी एक का निकाल लो, बस निकालो। 5 + 3 डिवाइड बाई 2, पिक्चर आ गई 4। लॉन पेयर की संख्या कितनी हो गई? अब सबका सेम आएगा, क्योंकि सर ये सभी क्या है? एक ही सेंट्रल एटम है, बस सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, वो भी सेम ग्रुप के हैं। हाँ या ना? तो मुद्दे की बात ये रही। तो सराउंडिंग एटम के केस में, सराउंडिंग एटम के केस में हम लोग क्या देखते हैं? फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन जो होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करना है, बाकी सबका किससे करना है? साइज से। जिसका साइज ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा? सराउंडिंग में ज्यादा। तो सर एंगल ज्यादा, एंगल ज्यादा, एंगल ज्यादा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा बेटा जी? कम। इनवर्सली वाला गेम। अरे हाँ या ना? रूल नंबर 3, स्टेप नंबर 3 को ठीक से सीखना है और अप्लाई करना है, बस यही गेम है। एक भाई एक आ रहा है केस, अगला ही केस ले, तेरी किस्मत। बता, ये OF2 है, ये OH2 है, ये OCl2 है। लगा दिमाग। सबसे पहले क्या काम करोगे? सर जेड निकालेंगे सर। सही है। यहां जेड कितना आ जाएगा बेटा? सेम। लॉन पेयर भी क्या आएंगे? सेम। यहां जेड कितना आ जाएगा? सेम। और लॉन पेयर भी कितने आ जाएंगे भैया? सेम। तो स्टेप नंबर 3 पे चले जाओ सीधे, जो ये कहता है कि सर यहां सेंट्रल एटम तो सेम है, सराउंडिंग एटम देखते हैं। सराउंडिंग एटम में कौन कौन है? फ्लोरीन और हाइड्रोजन और क्लोरीन। अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चले गए तो मर गए, खत्म हो गया ये सवाल फिर तुम्हारे लिए और तुम इसके लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चले जाओगे तो तुम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की चला दोगे, और वही गलती है, वही मिस्टेक है। नहीं आई बात समझ में? यहां कौन जिताएगा? केवल और केवल साइज। जिसके सराउंडिंग का साइज ज्यादा, जिसके सराउंडिंग का साइज ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज्यादा। बट फ्लोराइड अगर आ गया तो फ्लोराइड को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा, तो इसका बॉन्ड एंगल लीस्ट होगा। अब फिर इसके बाद साइज फैक्टर इज डोमिनेटिंग। नहीं आई बात समझ में? यहां लगाया साइज और यहां लगाया मैंने क्या बेटा जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। मजा आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भैया चीजें घूम कैसे रही हैं। क्यों बेटा? ये फंडामेंटल बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, बार बार सीखनी चाहिए। बॉन्ड एंगल का इतना गेम समझ में आया तो नोट कर लो, मैं आगे मूव कराता हूं फिर।
बेटे बात नहीं, अनन्य बातें नहीं। अनन्य पेपर कब से स्कूल में? 16 तारीख। तेरे नहीं आते क्या? तेरे भी तो होंगे। इलॉजिकल? हाँ लॉजिकल है। आजा। हाँ फिर क्यों क्यों पढ़ाया वो थ्योरी? नहीं हो जाएगा रिलेट, सिंपल सवाल हो जाते हैं। सुनो, अरे BF3 BCl3 BBr3, चलो करते। अच्छा मुझे बताओ Z की वैल्यू क्या है? 3 + 3 डिवाइड बाई 2, और लॉन पेयर की संख्या कितनी हो गई? अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए और सेंट्रल एटम भी सेम हो तो क्या देखते थे? सराउंडिंग एटम। जिसका साइज बड़ा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। भाई यही मूर्खता उम्मीद थी तुमसे। लॉन पेयर क्या है भैया इसका? समझ में आ गया अंतर? हाँ भाई केशव, लॉन पेयर 0 होता है तो उस केस में एंगल सर ने बराबर बताए थे। इफ लॉन पेयर इज 0 देन बॉन्ड एंगल 1 इज इक्वल टू बॉन्ड एंगल 2। नहीं यही बात समझ में, तो लिखी हुई बातों को भी मानने से मना कर देते तुम लोग। बोल कहाँ बताया? ये कब बताया है? ये बताओ चलो। COF2 COCl2, आपको बॉन्ड एंगल निकालना है CXX बॉन्ड का, यानी इस वाले बॉन्ड का। ये θ1 है θ2, बता। पहली बात तो ये बताओ, इसमें पहली बात तो ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। कितने हाइब्रिडाइजेशन है बेटा जी इसकी? sp2। और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2। अरे पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? अच्छा लॉन पेयर कितने? लॉन पेयर कितने? तो फिर क्या देखना होता है? सराउंडिंग एटम। हाँ फिर तो बराबर होता ना। फिर क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं स्टेप नंबर 3 लगाऊं या ना लगाऊं, ये सवाल है। लगाऊंगा तो उसका रीजन आप ये देना चाह रहे होंगे कि सर मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो सेंट्रल एटम के अंदर ये पोलरिटी आ रही है इसलिए आप ये लगा लो, यही कहना चाहोगे? या फिर ये कहना चाहोगे कि दोनों बराबर होंगे सर, दोनों में ही मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है? ऑब्वियस है, गलत है। ठीक है, यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मल्टीपल बॉन्ड वाला। क्यों? क्यों लगा? क्यों लगा? लॉजिक बताओ। हाँ जो कंडीशन थी वो ये थी, या तो हो लॉन पेयर या तो हो उसके पास मल्टीपल बॉन्ड। अब जब ये लगा रहे सर दोनों में मल्टीपल, तो दोनों में लॉन पेयर पे क्यों नहीं लगाया? जब दोनों पे लॉन पेयर पे लगा देती फिर इस रूल को जो तुम बता रही हो। नहीं, और एंगल सुनो, एंगल ये वाला नहीं पूछा, एंगल भी ये पूछा है। तो मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन क्या रहेगा? ज्यादा। तो ये एंगल क्या होगा? कम। यहां क्या रहेगा? ज्यादा। तो ये एंगल कम। बुद्धिमत्ता मत दिखा देना यहाँ। ये Cl है, साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत बड़ा है, साइज बड़ा है तो रिपल्शन होगा। ये मल्टीपल बॉन्ड क्या कर पाएगा जब साइज का रिपल्शन जबरदस्त है? तो यानी कि इसका एंगल क्या रहेगा? ज्यादा। अरे बेटा सराउंडिंग एटम पे लगा रहे हैं, और सराउंडिंग एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था बॉन्ड एंगल के, और सेंट्रल एटम पे क्या होता था? डायरेक्टली। देखो जो रूल, जिसको रूल याद नहीं है तकलीफ होगी, रूल याद है उसके लिए बच्चा गिरिए, कुछ भी नहीं है ये। फिर ये सवाल हुआ नहीं हुआ पीयूष? बेटा जब दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड है, डोमिनेट
चलिए इधर आइए, इधर आएंगे बेटा, बेटा बस ठीक है, तुम दोनों का ही ठीक है अपनी अपनी जगह। इधर आओ, कंपेयर बॉन्ड एंगल XCF4। सुन लो, जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? 8 4 12/2 यानी कि 6, यानी कि sp3। इसमें आ जाओ, यहां कैसे निकलेगा बेटा? 4 + 4/2 यानी कि 4। यहां कैसे निकलेगा? 5 + 3/2, अगेन इट इज 4। लॉन पेयर की संख्या यहाँ कितनी आएगी बेटा? 2। यहाँ लॉन पेयर की संख्या कितनी आएगी? 0। और यहाँ लॉन पेयर कितना आएगा? 1। अब बताइए, हाँ किस पे? ओके, मैं खुद भी सोच रहा था कैसे समझाऊंगा। एक 0 लोन पेयर आ गया, एक आ गया। इतने में तुमने मेरी जो है ना सहूलियत में ला दिया मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सही है भाई? अरे सही है। अब बताओ हमें, अच्छा BF3 में सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, भाई सबसे पहले आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा? फोटो। जो फोटो नहीं बना पाएगा उससे ना होगा। सुन ले, क्या ये एंगल 90 नहीं है? अरे क्या ये एंगल 90 नहीं है? ये बताओ CF4। सर ये मजबूरी है सर। कैसा बनेगा? टेट्राइडल बनेगा, कोई लॉन पेयर नहीं होगा, हर तरीके से एंगल कितना होगा? 109। ये बताओ सर, ये BF3 है, एंगल अराउंड 120 होगा, तो सर ये एंगल कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि SP2 का एंगल है। किसका एंगल है? SP2। भाई तुम लोगों को समझ में आ रहा है या मैं खुद की प्रैक्टिस खुद ही कर रहा हूँ? समझ में आ रहा ना? पक्का ना? NO2 पॉजिटिव, NO2 और NO2 माइनस। सर देखो, N होता है यहाँ 5 -1/2, तो ये हो गया 2। हाइब्रिडाइजेशन SP। सुन ले, SP का एंगल लगभग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ जा, इस केस में देखेगा तो ये 5 + 1/2, यानी कि डेटा कितना बना जी? ये बन गया SP3, सॉरी SP2 बन गया। यहाँ आ जाओ, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और सेकंड पीरियड है, बाहर से ही बॉन्ड बनाने की मजबूरी है, तो ये बनाएगा 5/2 यानी कि 2.5। तो आइडियली कहीं कहीं मैंने इसको ऐसा देखा, ये लिख देते हैं भाई, मार लग जानी चाहिए तुरंत। SP2.5, ठीक है ना? आधा प्योर वाइटल। आप जानते हो ना कि इसमें क्या करना है? 0.5 ऐड करके इसको 3 करना होता है, और 0.5 ऐड करके इसको कितना करना होता है बेटा? 3। हाइब्रिडाइजेशन आइडियली इसकी भी इतनी लेते हैं, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 132 डिग्री होता है। और इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है भाई? क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है, वो घूमता रहता है, रिपेल करता है बाकी ऑर्बिटल से, इसलिए एंगल समहाउ इंक्रीज हो जाता है। यहाँ एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। तुम लोग सीखे या नहीं सीखे? पक्का? आराम आराम से घर पे जाके इस लेक्चर को दोबारा से सुनोगे तो फायदा होगा। नहीं सीखा? पक्का? 120 डिग्री क्यों हुआ? SP2 की वजह से। 180 डिग्री क्यों हुआ? SP की वजह से। और ये 132 डिग्री क्यों हो गया? 132, क्योंकि यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स पर घूमता रहता है, रिपल्शन फील कराता रहता है। यही रीजन है कि यहाँ एंगल थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा जी? बढ़ जाता है। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? मैंने माना कि गेम समझ में आ गया। मैं आगे मूव कर दूं आप कहें तो? चलिए नोट कर लेना, पहले सवाल करो आगे, है ना? फिर आपके पास फाइल आ जाएगी, आप कर लेना नोट। चलो भाई, इन सवालों को करेंगे ईमानदारी से, बहुत जल्दी से इन सवालों को करके दिखाओ। मैं जल्दी जल्दी इन सवालों को करके दिखाओ बेटा, बात नहीं। कि यहाँ तो तुम sp3d2 बना के इसके एंगल को 90 डिग्री कर देते हो, और ClF3 और BrF3 में Cl सेंट्रल एटम है, यहाँ Br सेंट्रल एटम है, और वही स्टेप नंबर 3 पे जाके जिसके सेंट्रल एटम का साइज छोटा होता है उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? ज़्यादा। जिसके सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा होता है उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? ज़्यादा।
ऐसा रूल है, उसके अनुसार ये डेटा आप लोगों ने सीखा। मैं फिर कह रहा हूँ, घर पे जाओगे तसल्ली पूर्वक एक बार रिकॉर्डिंग के साथ दोबारा सुनोगे, तभी गेम समझ में आएगा। और जिन्होंने पहले ढंग से पढ़ रखा है, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन ढंग से पढ़ रखी है, VCPR ढंग से पढ़ रखी है, उनके लिए कप ऑफ टी हो गई है। नेक्स्ट, H2S, SF2 और SCl2, बताओ। सेंट्रल एटम तो भैया भैया अपना, और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। जरा ये देख लें कि भैया लॉन पेयर तो नहीं मिल रहा। हाँ, लॉन पेयर भैया मिल रहा है, और सबके पास लॉन पेयर की संख्या क्या है, 2। फिर क्या देखना होता है हमें, सराउंडिंग एटम। अच्छा, फ्लोरीन भी दिखाई दे रहा मुझे, और फ्लोरीन में क्या देखना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और क्लोरीन में क्या देखना होता है, साइज। बताओ क्या आंसर होगा, है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग की क्या चाहिए होती है, कम। तो इसका मतलब इस सवाल का जो सही उत्तर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। सही है भाई। नेक्स्ट आ जाइए, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और ClO4 2 नेगेटिव, इनमें कैसा एंगल होगा सर? इसमें वही है, तीनों में कोई भी एक एक बॉन्ड की वो देखने लग, डबल कर रहा है तो सबके डबल देख ले, सबका सिंगल देख रहा है तो सबका सिंगल वाला देख ले, कुछ ना बदलेगा। इधर देख, सुनो सुनो, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के केस में हम लोग देख रहे थे बेटा, मजेदार वाली बात है, यहाँ एक भी लॉन पेयर नहीं होगा। और जब एक भी लॉन पेयर नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गई तो भाई सब कुछ इक्वल हो गया। हाँ या ना में जवाब दो। आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं इधर, देख ले। अरे रुक जाओ रुक जाओ, बताओ जरा, बोलते रहते हो। 5 + 3 डिवाइड बाई 2, तो ये पिक्चर क्या आ गई, 4। 4 के केस में फोटो अगर मैं बनाने लगूँ, सुन ले यार, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। अब क्या हुआ, तेजस्वी बच्चे पैदा होंगे, वो क्या कहेंगे, देखो मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डिफरेंट बॉन्ड, आप लगाओ वही वाला रूल। हाँ कह सकते हो, कहने में क्या है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक रज्जो नाम की चीज़ है, रज्जो कहता है कि एक्चुअल में इन सभी बॉन्ड का नेचर क्या है बेटा, सेम। और जीवन में जब रज्जो हो जाती है तो स्टेबिलिटी मिल जाती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इनका जो करेक्टर है वो कैसा हो जाएगा बेटा, पार्शली 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 पार्शली, इसी का नाम रेजोनेंस है भैया। ये रेजोनेंस यहाँ भी मिलेगी, ये रेजोनेंस यहाँ भी मिलेगी। समझ में आएगा कितना धांसू सवाल है, कितना धांसू सवाल है। कि पहले तो बताया कि लॉन पेयर के साथ, फिर बताया मल्टीपल बॉन्ड के साथ, फिर बताया कि रेजोनेंस आने की वजह से मल्टीपल भी सारे एक जैसा प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। यही रीजन है कि डेटा बराबर हो जाता है। नहीं आई बात से? अरे एक्सेप्शन क्यों, वो सिखाया था इसको, ये याद नहीं आ रहा बस इसको। सुन बेटा, वो ऐसे बताया था बच्चा, एक बात सुन, वो ऐसे बताया था बच्चा, वो ऐसे बताया था, ऐसे ही तो था वो। मैंने बोला अगर ये नेचर है और ये नेचर है तो ये डिफरेंट है, लेकिन बेटा अगर नेचर ये हो गया, बात को समझना, यहाँ रेजोनेंस आ जाती है। तो आइडियली ना, आइडियली जब आगे आपको सिखाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये ना पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर शो करने लगते हैं दोनों। तो दोनों का नेचर क्या हो गया, बॉन्ड का सेम। 12th में होते तो ये बात बहुत जल्दी सीखते कि रेजोनेंस होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाता है, नेचर बराबर हो जाता है। ठीक है, सब कुछ जब NMR से देखा जाता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से, तो वैल्यूज क्या आती हैं, सेम आती हैं। हाइब्रिड। पीयूष समझ में आया नहीं आया? पक्का इसमें घबराएगा तो नहीं? देखो जो पुरानी वाली स्लाइड मैंने लिखाई थी वो समझाने के लिए बस ऐसा बता दिया था कि रेजोनेंस ना आ जाए। वहाँ भी मैंने आई थिंक ये नेगेटिव नेगेटिव लिख दिया है, ये दिखाने के लिए कि मतलब मानो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड है, लेकिन सच्चाई क्या है इसकी, सच्चाई ये कि भैया ये आगे जाके सब क्या हो जाना है, बराबर हो जाना है। ठीक है, तो इसमें आप एरर मत निकालना हमारा, वो समझाने के लिए ये बातें बोली थी बस। ये गेम समझ में आ गया होगा? इस सवाल में कोई डाउट हो तो पूछो। ज्योमेट्री का क्या करेगा, ज्योमेट्री का सब में लॉन पेयर क्या आएंगे, 0, और फिर ज्योमेट्री का क्या करेगा, नहीं टेट्राइडल बनेंगे वैसे तो सारी। सुनो सुनो, आ जाओ भाई, पानी
अमोनिया OCH3। क्या होता है बेटा जी, बॉन्ड एंगल निकालेंगे सर। तेरे Z की वैल्यू आएगी 6 + 2/2 यानी कि 4। लॉन पेयर की संख्या आएगी कितनी, 2। निकाल हाइब्रिडाइजेशन। अरे बड़ा सिंपल है नालायको। देखो O लॉन पेयर CH3 भाई तुम्हें तो ऑक्सीजन का ही तो चाहिए। सिग्मा सिग्मा LP। नहीं आई बात समझ में, आई या नहीं आई? तो बेटा जी कितने हो गए बेटा, 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर, Z = 4। लॉन पेयर की संख्या कितनी होगी भाई, 2। तो स्ट्रक्चर आता हो तो और अच्छा है, ठीक है ना। मैंने पहले बोला है कार्बन कंपाउंड के केस में स्ट्रक्चर आना बेहद जरूरी है और बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत आसानी से इसको सीख सकता है। जेड से नहीं बनेगी ना, क्योंकि वो तो एटम के लिए वैलिड है, ये तो मॉलिक्यूल आ गया CH3। सुनो सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है क्या? आप कहोगे सही है सर। क्या लॉन पेयर डिफरेंट आ रहे हैं? आ रहे हैं डिफरेंट। यहाँ 2 लॉन पेयर, यहाँ 1 लॉन पेयर है, बहुत सुंदर। तो क्या हुआ सर, 1 में 2 है, 1 में 1 है, तो जिसका 1 है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहली बात। अब मुद्दा हो गया सर ये भी तो 2 था सर, इसका भी कम कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब इसका फोटो बनाया तो ऑब्जर्व हुआ कि देखो ऐसे बनता है, थोड़ा फील करना भैया। O लॉन पेयर, ये कार्बन के पास ये हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास हाइड्रोजन, और भैया जबरदस्त रिपल्शन है। और इस रिपल्शन की वजह से ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बढ़ जाता है एक्सट्रीमली। ये एंगल जो होगा बढ़ जाएगा, ये एंगल जो होगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये रहा पानी, ये रहा अमोनिया, ये रहा OCH3, और ये बॉन्ड एंगल का डेटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। ये रिपल्शन तो फिर ये यहाँ भी है। आप इसको मेनली किससे कंपेयर कर रहे हो, पानी से ना, तो वो रिपल्शन तो बराबर ही है। लेकिन CH3 वाला रिपल्शन नीचे वाला, ये एज कंपेयर टू H क्या होगा, इसकी रिस्पेक्ट में उसका ज्यादा मिलेगा। अरे हाँ या ना, बोल दो। ओजल आ रहा है या घूम गया? देख जरा ध्यान से, आजा इसको बता फिर। ClO3 नेगेटिव। अब मेरे प्यारे बच्चों ClO3 नेगेटिव जो है, ClO3 नेगेटिव, BrO3 और IO3 नेगेटिव। यार मुझे तो डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, दिखाऊं? देख ये कॉमन है। सेंट्रल एटम में फ्लोरीन नहीं है, तो जिसका साइज बड़ा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। ज्यादा कैसे बोल रहा है, सराउंडिंग एटम में होता है वो, हाँ या ना। यहाँ जा CH4 CF4 CCl4, याद करो सब में हाइब्रिडाइजेशन और लॉन पेयर की संख्या क्या आएगी बेटा, बराबर। और बराबर क्या, 0 आएगी, बराबर नहीं आएगी, 0। और सब सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हैं सर, विषय खत्म। नहीं आया समझ में? अरे पल्ले पड़ा, SOF2 SOCl2 SOBr2 का फोटो बना लो, H डबल बॉन्ड O और F। अब देख जरा ध्यान से पीयूष, अब क्लियर होगा तेरा डाउट। H डबल बॉन्ड O, ये Cl है, ये Cl है। H डबल बॉन्ड O, ये Br है, Br है। बेटा क्या यहाँ लॉन पेयर है? नहीं। तो सर यहाँ स्टेप नंबर 3 कैसे यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ सल्फर एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, ये मुद्दा है। लेकिन अगर यहीं पर कुछ ऐसा होता कि इस एटम का नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस बना के इक्वल बॉन्ड लेंथ कर देता, तो उस केस में फिर नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ चार्ज नहीं है। अब मुद्दे की बात आ रही है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, मुद्दा रह गया केवल और केवल कौन, सराउंडिंग एटम। और सराउंडिंग एटम जिसका साइज बड़ा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। विषय ये भी खत्म। पूछ हर्ष। ये कह रहे हैं कि सर अगर पेपर में ये वाला थीटा आ गया, ये वाला थीटा, तो ये थीटा सबसे कम हो जाएगा, वो डिफाइन कर देंगे। नहीं डिफाइन कर रहे तो ऐसा मानकर चलो कि जो बॉन्ड एंगल की बात हो रही है, ये BrS और Br के बीच में बात हो रही है, ठीक है ना। BrS और Br के बीच में, उनको अगर वैसा देना होगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, तो फिर वो उस तरीके से ही मेंटेन करेंगे कि θ1 θ2 इस तरह से कुछ कर देंगे। यहाँ आ जाओ, NF3 अमोनिया और NCl3। भाई सही आना चाहिए आंसर, जिसने गलत बताना मारूंगा कान पे खींच के उसके। NF3 NH3 और NCl3।
बताओ जल्दी। NF3, HCl3, NCl3, NH3। अरे कौन सा बनेगा? तो सर सबसे पहले बताओ, क्या यहाँ लॉन पेयर होगा? भाई ये 4 और लॉन पेयर की संख्या कितनी आ गई बेटा? 1। होगा या नहीं होगा? अच्छा यहाँ भी लॉन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी सर? और यहाँ भी ये डेटा कैसा मिलेगा? सेम ही मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अब डेटा रह गया किसका? अब डेटा रह गया आपके सेंट्रल एटम सेम है सराउंडिंग एटम का। और सराउंडिंग एटम में क्या चाहिए मुझे? साइज। जिसका साइज बड़ा उसका बॉन्ड एंगल भी बड़ा। लेकिन फ्लोराइड के केस में हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल मिनिमम। सोचने का विषय खत्म। हाँ या ना में जवाब दो। इस प्रकार से इस सवाल का सही जो उत्तर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। बॉन्ड एंगल समझ में आ गया? हल्का हल्का पढ़ के खुश हो रहे थे। चलें आगे। डेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अब आप इस धरती पर जो भी किताब है उसके बॉन्ड एंगल के सवाल को सॉल्व कर दोगे। मान लो गलत भी हो गया सवाल, उसकी एक्सप्लेनेशन से समझ जाओगे कि कैसे गलत हुआ। ये तय है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन होता है, ऐसे वाला नहीं। PS3, PF3, PCl3, जल्दी बता दो। बता जल्दी। एक बात मैं यहां पर मेंटेन कर दूंगा आप लोगों के लिए, सुन ले। एक बात बता दूं, आपने ना यहां पे मुझसे नहीं कहा कि सर इस फ्लोरीन का इस H से कम क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ जो एटम है वो सल्फर है, उसका P करैक्टर ज्यादा है, इस करैक्टर कम है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के अंदर आप फ्लोराइड को बीच में रख सकते हो। अदरवाइज अभी अभी केस पड़ा, इसमें फ्लोरीन को कहाँ रखा? मिनिमम पे। और H को कहाँ रखा? इसके बाद, क्योंकि कौन से पीरियड का एलिमेंट था। अब कर लोगे। पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा? बोल दो। ये गेम समझ में आ गया पक्का? तो ये बातें 100% क्लियर हो जानी चाहिए। यहां तक कोई दुख दर्द ना हो, पूछो। अरे तुम्हारे डाउट रहेंगे ही नहीं। जब आप सवाल लगाओगे ना और इस कंटेंट को साथ में रखोगे, डाउट ही नहीं रहेंगे। पता है कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होता है? पता है कॉन्फिडेंस, जबरदस्त कॉन्फिडेंस शरीर में एनर्जी कब पैदा होती है बताऊं? जब किताब में गलती निकाल दो। कोई भी किताब हो, आपने देख लिया, पढ़ लिया, तो पहला जो दिमाग कहेगा वो कहेगा सर ने गलत पढ़ा दिया, किताब ठीक है, क्योंकि किताब ज़्यादा पब्लिश हो रही है। फिर जो अच्छा बच्चा होता है वो ढूंढता है 2 4 5 किताबों में, फिर ढूंढेगा, फिर देखेगा नहीं नहीं सही चल रहा है प्रोग्राम, तो फिर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब आप या तो टीचर की गलती पकड़ लो या फिर किताब की गलती पकड़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट कैसे चल रहा है। आई बात समझ में? फुल ऑन मोटिवेटेड होकर पढ़िए। और मैं आपको बता रहा हूँ जो भी पढ़ा रहा हूँ दैट इज मोर देन एनफ। बट ये तय है कि मेरा पढ़ाने का तरीका स्लो है, थोड़ा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि पूरा बटोर के पढ़ाता हूँ ना, तो इसलिए गड़बड़ है। अदरवाइज थोड़ा छोड़ो थोड़ा पढ़ाओ, जैसे स्कूल में होता है 3 दिन में चैप्टर समाप्त, तो वो नहीं होगा। आई बात समझ में? वो नहीं कर सकते, धीरे धीरे ही करना मजबूरी है। ये गेम समझ में आ गया? कर लोगे? इसमें गड़बड़ ना होनी चाहिए भाई किसी बालक को, इसमें कोई गड़बड़ ना। एक अंतिम टॉपिक है जो कल की क्लास में रह गया था, है ना? आप लोगों के पास PDF गई, कितने बच्चों को पता है एक टॉपिक रह गया था? रेज योर हैंड। उन्होंने बनाई घर पे जाके, बाकी कोई होश नहीं है, होश ही नहीं है, है? हाँ, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस रह गया था। कौन सा था बेटा? अरे चल CW से निकाल लेते हैं। सुनो भाई, इस सुंदर फोटो के साथ ये अंतिम टॉपिक पढ़ लेते हैं। कहानी ये है कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, कौन कौन से कंपाउंड नहीं बनते। ये डायरेक्ट ही सवाल आ जाता है और ख़त्म सवाल है।
एक ड्रैगोस रूल हुआ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में। कल की क्लास में ड्रैगोस और बेंट और बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मूवमेंट, हो सकता है ये तीनों हो जाए, क्योंकि ड्रैगो तो एक डेफिनेशन है बस। उसके बाद बेंट है, बेंट में थोड़ा सा समय लग सकता है, बेंट ना पढ़ा के कोशिश करेंगे पहले आपको पोलर नॉन पोलर ये मतलब डाइपोल मूवमेंट वाला गेम सिखा दूं, क्योंकि वो बड़ा लेक्चर और संडे को हो जाएगा। बेंट अपना थर्सडे भी हो जाएगा। एक बात और डिफाइन कर रहा हूं, मैंने कक्षा 12th में एक इनऑर्गेनिक का बैच चलाया है। उसके अंदर मैं टारगेटेड 1.5 मंथ्स में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने वाला हूं, 11th एंड 12th। जो बच्चे ओलंपियाड का पेपर भर रहे हैं उनको इस बैच में आना ही आना है, समझ में आवे या ना आवे, आना ही आना है, ठीक है। क्या काम करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का हमारा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हमसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाला, ये इनऑर्गेनिक चल रही है, जो भी चल रही है ये इनऑर्गेनिक चल रही है। आप लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कहने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें रट जाती हैं। और ऐसा सवाल आता है जो तुम्हें आता होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैच क्यों चला रहे हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समहाउ रट्टा होती है, बच्चों को समझने में परेशानी होती है। इसके अंदर मंडे ऑनवर्ड, मंडे से फ्राइडे रात को 10 से 11 बजे तक रंगारंग प्रोग्राम चलता है, यानी कि क्लास चलेगी। अरे कलरफुल, ठीक है, 10 से 11 बजे तक ये क्लास चलेगी। आगे बात समझ में, आप सभी को इसमें ज्वाइन करना है, ऑनलाइन होगी टिपिकल क्लास, अपना आओ बढ़िया तरीके से पढ़ो। इसमें 11th एंड 12th कंबाइंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिखाया जाएगा। जैसे डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें पुराना कुछ बात याद नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल्डी अलग है, समझो केमिकल बॉन्डिंग होगी ना और मजा आएगा पढ़ने में, इसके कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे वहाँ, ठीक है। तो ये डेटा हम लोग शुरू करेंगे और ये 2-4 बातें सीख लेते हैं। मैंने तुमसे बोला PCl5 बन जाता है, सुन ले, लेकिन PH3 नहीं बनता। और PH3 की जगह ना आप PH5 लिखो तो ज्यादा अच्छा है। PCl5 बन जाता है लेकिन PH5 नहीं बनता, क्योंकि भैया थर्ड पीरियड, सुन ले, सेकंड पीरियड, यही ड्रैगो रूल है, सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड पे चलेंगे। तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड अगर आप बॉन्डिंग करना चाहते हो तो आपको चाहिए होगा क्या, आपको चाहिए होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बात कहते ही ये पूरा टॉपिक खत्म। देखो SF6 इज फॉर्म, SH6 इज नॉट, SF4 इज फॉर्म, SH4 is not, XCF2 is form, XCH2 is not, XCF4 is form, XCF4 is not, XCF6 is form, XCF6 is not, IF7 is form, IH7 is not, CLF is form, CLI3 या CLF क्या लिखा है, CLF3 is form, लेकिन CLI3 is not, even CLS3 इज नॉट। देखो ध्यान रखना, आई है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है इसमें, इसके लिए क्या रख दिया, नॉन एग्जिस्टेंस रख दिया इसकी, ठीक है। तो ये बेसिक बात थी, आप लोग अपने जो पुरानी वाली स्लाइड है उसमें से इसको दिमाग में रखें कि सेकंड पीरियड के बाद यानी कि थर्ड पीरियड ऑनवर्ड अगर मैं बात करूँ, हाइड्राइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, स्टेबल नहीं है। क्या मैं मानकर चलूँ कि बॉन्ड एंगल आज की क्लास में समझ में आ गया, आप लोगों को इफेक्टिवली समझ में आ गया। घर पे जाके ईमानदारी से अपने मॉड्यूल के बॉन्ड एंगल, VSEPR, VBT, हाइब्रिडाइजेशन के जो कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं इनको निपटा दो। मैं आपको बता रहा हूँ आपका बेसिक यही स्ट्रॉन्ग और वीक करने वाले होंगे, राइट। चलिए कक्षा में आज इतना ही, थैंक यू सो मच। और ओलंपियाड का फॉर्म भरो भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है।